हेलो बच्चों, आज हम इसी यूनिट को कंटिन्यू रखते हुए और दो डिजीज़ की डिस्कशन करेंगे। और आज का जो फोकस है हमारा वो रहेगा फर्स्ट एमीबियोसिस। एमीबियोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसका कॉजेटिव एजेंट है एंटीमीबा हिस्टोलॉटिका। एमीबियोसिस जो है एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो एक प्रोटोजोन की वजह से होती है और उस प्रोटोजोन का नाम है एंटीमीबा हिस्टोलॉटिका। बेसिकली आपके एग्ज़ाम में 12th में जब ये 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी फिलेरियोसिस का कॉजेटिव एजेंट पूछा जाता है, कभी एमीबियोसिस का कॉजेटिव एजेंट पूछा जाता है, कभी हेपेटाइटिस का पूछा जाता है। इसलिए ये कॉजेटिव एजेंट आपको याद रखना है। तो एमीबियोसिस का कॉजेटिव एजेंट है एंटीमीबा हिस्टोलॉटिका। ये एक प्रोटोजोन है, ठीक है। और ये एमीबियोसिस जो है एक पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से होती है, जिससे क्या होता है कि डायरिया लगता है और कुछ केसेस के अंदर लीवर की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। और ये ट्रांसमिट कैसे होती है? थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर and sometimes by indirect contact with contaminated surfaces or through oral and sexual contact. बेसिकली ये डिज़ीज़ जो है अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से होती है, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। अगर इसके सिम्टम्स की हम बात करें तो इसके सिम्टम्स माइल्ड केसेस में डायरिया, स्टमक पेन, क्रैम्पिंग एंड नॉजिया, ठीक है। भूख वगैरह बंद हो जाती है, डायरिया हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है, स्टमक में पेन रहती है या पेट कटता भी है, अंदर से क्रैम्पिंग पेन होती है। सीवियर केसेस के अंदर ब्लडी म्यूकस आता है, ब्लडी म्यूकस फील्ड विद डायरिया, ठीक है, जिसको हम डाइसेंट्री बोलते हैं। डायरिया हो गया खाली वाटरी स्टूल जब पास होते हैं, और डाइसेंट्री होती है जिसके अंदर वाटरी स्टूल विद ब्लड जो है आता है, तो उस वक्त हम उसको डाइसेंट्री बोलते हैं। फीवर रहता है, एब्डोमेन की पेन रहती है। और लीवर की प्रॉब्लम कैसे रहती है कि पेन इन द राइट अपर एब्डोमेन, फीवर एंड वेट लॉस, ठीक है। लीवर का जो एरिया है उसके अंदर पेन रहती है, फीवर रहता है और कभी कभी वज़न भी हमारा कम हो जाता है। और कॉजेज़ क्या हैं? कॉज हमने पहले आपसे बात की कि ये एंटीमीबा हिस्टोलॉटिका एक पैरासाइट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से होता है। कंजप्शन ऑफ द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर कंटेनिंग सिस्ट्स, पुअर सैनिटेशन इन एरियाज वेयर द पैरासाइट इज एंडेमिक, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंटेमिनेटेड सब्सटेंस एंड ओरल एनल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी ये डिजीज़ जो है वो फैलती है। तो बेसिकली हमें हाइजीनिक कंडीशंस अच्छी रखनी है। जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम बाज़ार से लाते हैं उनको थारोली वॉश करके हमने कंज्यूम करना है, क्योंकि उन फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ सिस्ट्स वगैरह जो हैं इस एमीबियोसिस की इन्फेक्टेड एरिया से आ सकती हैं और वे डिज़ीज़ काज कर सकती हैं। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ एमीबियोसिस क्या है? डायग्नोसिस कैसे करेंगे? स्टूल सैंपल्स को लेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे पैरासाइट उसके अंदर, ब्लड टेस्ट टू चेक फॉर लीवर एब्सेसिस, ठीक है। ब्लड टेस्ट से लीवर का पता चल जाएगा हमें। इमेजिंग टेस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन टू विजुलाइज लीवर, ठीक है। या हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, जिससे हमें लीवर की सोजिश वगैरह जो है उसका पता चल जाए। और ट्रीटमेंट जो है एंटीमाइक्रोबियल मेडिकेशंस टू किल द पैरासाइट, हमने वो मेडिसिन्स लेनी हैं जिनसे इस पैरासाइट को किल किया जाए। वो एंटीमाइक्रोबियल मेडिकेशंस हैं। इन सीवियर केसेस हॉस्पिटलाइजेशन एंड इंटरवेनस मेडिकेशंस में भी नीडेड। तो सीवियर केसेस के अंदर क्या होगा कि हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ता है और इंटरवेनस मीन्स थ्रू वेन के इंजेक्शन वगैरह, ब्लड वगैरह या आपको ग्लूकोज वगैरह जो है चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। डायरिया की वजह से आपको वाटर की कमी हो सकती है। सपोर्टिव केयर सच एज
मैनेजिंग डिहाइड्रेशन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, कि हमें क्योंकि डायरिया हो रहा है डिजीज़ की वजह से, तो उसकी वजह से वाटर लॉस हो रहा है, तो हमें उसको कंट्रोल में लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, डिजीज़ से बच कैसे सकते हैं? प्रॉपर हैंड वॉशिंग आफ्टर यूजिंग द बाथरूम एंड बिफोर ईटिंग फूड, कि हमें अपने हाथों को साफ़ रखना है बाथरूम को यूज़ करने के बाद या खाना खाने से पहले। अवॉइड कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, हमने अवॉइड करना है, गंदा पानी नहीं पीना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को थॉरली वॉश करके खाना है। एंश्योरिंग प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन, और कोशिश करनी है कि जितना हाइजीनिक हम रह पाएँ बहुत अच्छा है हमारे लिए। ट्रैवलर्स टू रीजन्स वेयर एमीबियोसिस इज़ कॉमन शुड बी अवेयर ऑफ द रिस्क एंड टेक प्रिकॉशंस, उन रीजन्स के अंदर हमें नहीं जाना है जहाँ पे ये डिजीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट फोकस हमारा रहेगा रिंग वॉर्म के ऊपर। ये आपने देखा होगा नीचे एक डायग्राम भी शो हो रही है जिसमें आपको रेड पैच जो है स्किन के ऊपर दिख रहा है। रिंग वॉर्म जो है एक कॉमन फंगल स्किन इन्फेक्शन है, ठीक है, नोन एज टीनिया भी हम इसको बोलते हैं, दैट अपीयर्स एज द रेड इची, मीन्स खारिश लगने वाली स्केली रिंग शेप्ड रैश होता है ये। इट काजेज बाई फंगी, फंगल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, नॉट वॉर्म्स, किसी कीड़े की वजह से नहीं होता बल्कि फंगस की वजह से होता है। एंड कैन अफेक्ट द स्किन, हेयर एंड नेल्स, इससे खाली हमारी स्किन नहीं बल्कि हमारे हेयर और नेल्स भी इन्फेक्ट होते हैं। रिंग वॉर्म इज़ कॉन्टेजियस एंड स्प्रेड्स थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स या soil infected with the fungus. Causes and symptoms. Causes and spread. Ringworm is caused by a type of fungus called as dermatophyta that thrives on keratin or a protein found in skin, hair and nails. कि ये जो रिंगवॉर्म की इन्फेक्शन है ये एक फंगस की वजह से होती है जिसका कॉजेटिव एजेंट डर्मेटोफाइटा है। ये कैरोटीन प्रोटीन के ऊपर फीड करता है और ये कैरोटीन प्रोटीन जो है हमारे स्किन, हेयर और नेल्स से इसको मिलता है। इट कैन बी स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और एन एनिमल और बाई टचिंग कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक टॉवल, बेडिंग और लॉकर रूम फ्लोर्स एक्सेट्रा। कि ये इन्फेक्शन जो है कॉन्टैक्ट से होती है जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट करें या उसने किसी सरफेस को टच किया है तो उसको हम टच करेंगे तो ये इन्फेक्शन हम तक पहुंच जाएगी। इसके सिम्टम्स जो हैं, मोस्ट करेक्टरिस्टिक सिम्टम इज़ ए रेड इची स्केली, वो हमने अभी आपसे बात की कि ये एक स्केली लैशन जैसा बन जाता है, इस पर इचिंग भी होती है, आपको खारिश लगती है, ठीक है, और जलन वगैरह होती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ऐसे अगर कहीं आपकी स्किन के ऊपर ये पैच बन रहा है तो ये रिंगवॉर्म की इन्फेक्शन हो सकती है। अदर सिम्टम्स में इंक्लूड हेयर लॉस इन द अफेक्टेड एरिया, क्योंकि हमने बात की थी कि ये खाली स्किन को नहीं बल्कि आपके नेल्स को, आपके हेयर को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसलिए अगर ये हेयर के एरिया में इन्फेक्ट कर रहा है, हेयर को इन्फेक्ट कर रहा है, तो ये हेयर लॉस भी कर सकता है। बचेंगे कैसे हम? प्रिवेंशन, वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंटली एस्पेशली आफ्टर टचिंग पोटेंशियली कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स और सर्फेसेस। जनरली हमें अपने हाथ धोते हुए रहना चाहिए, मैक्सिमम धोने चाहिए। जब भी हम किसी कंटेमिनेटेड सरफेस को टच करते हैं, बाहर जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं जिसके ऊपर कभी रिंगवर्म की इन्फेक्शन वाले पेशेंट ने टच किया होगा, तो वो इन्फेक्शन हम तक पहुंच सकती है। इसलिए हमें अपने हाथों को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए घर के यूटेंसिल्स, खाना खाने से पहले, ठीक है, टच करने से पहले। अवॉइड शेयरिंग टॉवल, बेडिंग और अदर पर्सनल आइटम्स विद अदर्स। हमें अपने पर्सनल आइटम्स जो हैं इनको दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कीप योर स्किन क्लीन एंड ड्राई, हमने अपनी स्किन को बिल्कुल साफ़ सुथरा ड्राई रखना चाहिए, स्पेशली इन एरियाज़ प्रॉन टू फंगल इन्फेक्शन, उन रीजन्स के अंदर ज़्यादा तक जहाँ पे फंगल की इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अगर ये इन्फेक्शन हो जाती है तो हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे लेना है? रिंगवॉर्म इज़ यूजुअली ट्रीटेड विद एंटी फंगल क्रीम्स बिकॉज ये एक
फंगस की वजह से होता है, डर्मेटोफाइटा की वजह से, तो इसके अगेंस्ट जो है हमें एंटी फंगल ड्रग यूज़ करना है। कुछ क्रीम्स आती हैं, कुछ लोशंस आते हैं, कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं। इन सम केसेस स्पेशली फॉर स्कैल्प और नेल इन्फेक्शन, कि अगर हमें सिर में, बालों में अगर ये इन्फेक्शन हो गई है या हमारे नेल्स की इन्फेक्शन हो गई है, तो उस वक़्त डॉक्टर जो है आपको एक स्ट्रॉन्ग ओरल एंटी फंगल मेडिकेशन भी प्रेस्क्राइब कर सकता है। It's important to follow the treatment instruction carefully even if the rash appears to be improving। और हमें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, डॉक्टर जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमें उनको फॉलो करते जाना है। इवन कि हमारा वो जो ज़ख़म है, जो रैश हुआ है, वो इम्प्रूव भी हो रहा है, लेकिन तब भी हमें उसको इग्नोर नहीं करना है। हमें उसको जब तक वो परमानेंट ठीक नहीं हुआ है तब तक उसको देखते रहना है और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना है। थैंक यू।